drones are the future of warfare. एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खुद बनाना इंडिजिनसली, सर ये इतना बड़ा गोल क्यों है? भारत में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास अभी मैच्योर नहीं है। He said कोई कंट्री किसी को इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं दे के खुश है। Do you think it is possible that they will actually give it to us? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भले ही कहें ये मिथ है, लेकिन How fast can these aircraft go? Mach 2, 2.4 के बीच में 2.5 times the speed of sound. अगर Mach 1 पे कोई पायलट इजेक्ट करता है तो क्या होगा? पहले बोलते हैं ग्रे आउट, फिर दूसरा होता है ब्लैक आउट। अगर मिसाइल फायर हो गई, is it actually possible to dodge it? कुछ सेकेंड्स तो मिलते ही हैं आपको, उसी में आपको ये डिसीजन लेना है। We can fire a weapon from the ground, it can go into space and knock out a satellite. करेक्ट, It's like hitting a bullet with a bullet. करेक्ट। हमारे आसपास दो नेशंस हैं जो एक तो ओपनली हॉस्टाइल है, will be able to handle both simultaneously. जो डिटरेंस चाइना ने देखा, ये दिखाता है कि हम उनको हैंडल कर सकते हैं। Welcome to another episode of the Syllabus of Life. Today I have the privilege of speaking with Air Marshal Ravi Kapoor about the details of the Indian Air Force. इंडियन एयरफोर्स के बारे में हर एक चीज़ जो पता होनी चाहिए, जो इंटरेस्टिंग है, जो बहुत मज़ेदार है, इंक्लूडिंग किस टाइप के हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारा कॉम्बैट फ्लीट कैसा है, हमारे पास इंजन्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे स्पेस वॉरफेयर में क्या हो रहा है, एवरीथिंग that goes into the Air Force, including the structure from what is happening, what will happen in the future, हमारी capabilities with regards to China, Pakistan, where we stand, where we don't stand, what we need to do, the technology, the G-force, the life, the human and the machine. This is the definitive episode for the Indian Air Force. You will become highly educated and you will know a lot of things once you're done watching it. So I will recommend watching it till the end, and also sharing it with other people who you think should know and who have interest in India's military and defense. Thank you very much. Enjoy and all the best. Sir, welcome to the podcast. Thank you, Ravi. It's always a great pleasure to be interacting with you, especially on such podcast. I remember the last experience we had. Wonderful. Yeah. Sir, it is not actually always the case that I interview somebody with my same name. You are Ravi Kapoor. It is unique. I am Ravi Kapoor, but you're the hero. No. Yes. Sir, I want to ask you a lot of questions. I want to try and make this the definitive podcast on Indian Air Force, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत विस्तार पूर्वक नहीं पता है सर. I want to start with the basics. I want to go into the structure. Then I want to talk about the combat fleet जो हमारे पास है. I want to talk about all the interesting details और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी अपनी रिसर्च में ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन के लेवल पे है सर. टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस टू द एक्सटेंट दैट इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड. हमारे पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, हमारे पास 6th जनरेशन है, मुझे समझ में आया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होता क्या है आपसे पूछूंगा मैं. और हमारे पास स्पेस वेपन, वी हैव लेजर्स दैट कैन शूट वेपन इनटू स्पेस, एंड ऑल ऑफ दिस इज माइंड बॉगलिंग. आई कांट वेट टू गेट इट टू द डिटेल्स ऑफ दिस. बट सर, लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक्स. भारतीय वायुसेना, हमारे पास सर लगभग 1,35,000 एक्टिव पर्सनल हैं. हमारे पास लगभग 1900 से 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं. कुछ फाइटर्स हैं, कुछ कैरियर्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, वगैरह वगैरह. विल टॉक अबाउट दोस इन डिटेल. द मोटो ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेज नभः स्पर्शम दीप्तम. नभः स्पर्शम दीप्तम. दीप्तम. Touch the sky with glory. Oh, what a beautiful thing. Yes. And sir, we have touched the sky with glory because IEF has been involved in 4 wars. 4 वॉर सर पाकिस्तान के साथ हुए, और जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे ये पता चला कि बहुत सारा स्कोप है. बट एक और चीज़ मुझे पता चली सर कि हमारे पास कुछ डेफिशिएंसी भी हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. सो आई वांट टू गो विद दिस इन अ स्ट्रक्चर, एंड लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. I have come to understand, sir, that the structure of the Indian Air Force is such that at the bottom level, not the bottom level, at the basic level is something called as a section जिसमें 3 एयरक्राफ्ट होते हैं. Is that correct? पहले ये पुराना डेफिनेशन था जी. अब हम लोग इस सेक्शन वगैरह तक नहीं जाते हैं. ठीक. भारतीय वायुसेना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1932 में. ठीक. तब हमारे पास सिर्फ 6 वापीती जहाज़ होते थे, बाईप्लेन्स होते थे. एक जैसे ये हमारे पीछे है, एक छोटा सा. और उससे हम आज आए हैं 90 से ज़्यादा सालों में, 9 दशक से ज़्यादा.
अब हमारी एयरफोर्स, जैसे आपने कहा, करीब 1.5 लाख की स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की। और बेसिकली अगर देखा जाए तो एयरफोर्स किसी भी देश की एयर पावर को रिफ्लेक्ट करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। जी। तो उसी एयर पावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिव होती है, एजाइल होती है, फायर पावर है, क्विक रिस्पॉन्स है, और इन सब चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एयरफोर्स का स्ट्रक्चर बनता है। तो एयरफोर्स का स्ट्रक्चर इसीलिए एक बहुत ही रेजिलिएंट और मल्टी लेयर्ड नहीं है। Okay. तो इसमें अब क्या है कि सबसे नीचे होता है एक स्क्वाड्रन। ओके। पहले होता था एक स्क्वाड्रन में 2 फ्लाइट होते थे। जी। तो एक स्क्वाड्रन, उसके ऊपर आया एक स्टेशन, स्टेशन के ऊपर एक कमांड, और कमांड के ऊपर एयर हेडक्वार्टर्स। ओके। तो जिसकी वजह से जो लेयर्स हैं वो हमने एकदम कम कर रखे। कम तो पहले विंग होता था सर, विंग अब नहीं है? विंग और स्टेशन एक ही चीज़ है। अच्छा, ठीक, ये हट गए अब। जी। और सर कमांड का आपने मेंशन करा, 7 कमांड है इंडिया में। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में 7 कमांड है। उसमें से 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। अगर हम ऊपर से शुरू करें नॉर्थ से, तो वेस्टर्न एयर कमांड है जी। फिर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, फिर सेंट्रल एयर कमांड है सर, फिर सदर्न एयर कमांड है, और ईस्टर्न एयर कमांड है। सर मैंने ये भी पढ़ा कि 7 में से 5 ऐसे हैं जो 5 हैं ऑपरेशनल और वही। 2 हैं फंक्शनल। 2 फंक्शनल। सर क्या फ़र्क है इनमें? ऑपरेशनल कमांड, जो मैंने अभी आपको 5 ऑपरेशनल कमांड बताए, ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका इक्विपिंग और इनका ऑपरेशनल रोल इस तरह से डिसाइडेड है कि ये जब भी ऑपरेशन होंगे तो ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। जबकि फंक्शनल कमांड ये हैं, जैसे मेंटेनेंस कमांड है और ट्रेनिंग कमांड है, ये ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ओके। तो जैसे ट्रेनिंग कमांड है, वो पूरे एयरफोर्स में जो भी है, जो भी एयरफोर्स पर्सनल है, जो जिसको हम एयर वॉरियर बोलते हैं, एयरबॉय, उसकी ट्रेनिंग पूरी शुरुआत से अंत तक जी। वो ट्रेनिंग कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, ठीक है। और मेंटेनेंस कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस। गॉट इट, गॉट इट। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस से सर एक मुझे बात याद आई, आप ही ने मुझे बताई थी एक बारी कि अलग अलग एयरक्राफ्ट हमने इकट्ठे करे हुए हैं। वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट द कॉम्बैट फ्लीट। और आपने कहा कि इट इज़ नॉट फीजिबल क्योंकि एयरफोर्स में पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दैट इज़ बीइंग डिप्लॉयड, द मेंटेनेंस फंक्शन इज़ ह्यूज, and buying an aircraft is not enough. Maintaining the aircraft is also equally important. And the people who maintain those aircrafts are the aircraftsmen, the ground staff. And speaking of the staff and the hierarchy, I have also come to understand, sir, that the highest rank that is possible is that of marshal. एयरफोर्स में बेसिकली अगर हम जो कॉम्बेटेंट्स होते हैं, हम 3 हिस्सों में हैं। हम कॉम्बेटेंट्स हैं, नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, और सिविलियंस हैं। ठीक। तो जो कॉम्बेटेंट्स होते हैं उनको हमने 2 में डिवाइड किया है, ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। ओके। सो ऑफिसर्स, बिलो द पर्सनल जो ऑफिसर रैंक के नीचे आते हैं वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। उसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एक होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो वो उसमें एयरक्राफ्ट्समैन से लेके हमारा मास्टर वारंट ऑफिसर तक आता है। ओके। और ऑफिसर्स में फ्लाइंग ऑफिसर्स सबसे स्टार्टिंग रैंक है, और उसके बाद प्रोग्रेस करते करते जो हमारी हाईएस्ट रैंक है एयरफोर्स की, वो है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। सर, इज दिस नॉट करेक्ट? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट मार्शल इज द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक और एक ही बार दी गई है वो? करेक्ट, वो है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। मार्शल ऑफ द एयर। सो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक ही बार दी गई है। वो लेट मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, जो सिर्फ एक बार उन्हें ये रैंक, सिर्फ एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की रैंक दी गई है। और उसको 5 स्टार, जैसे आर्मी में होता है फील्ड मार्शल, जैसे हमारे 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, फील्ड मार्शल करियप्पा एंड फील्ड मार्शल मानेकशॉ।
तो उसी तरह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स सिर्फ एक हुए हैं, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह। जी। उससे सर एक रैंक नीचे इज एयर चीफ मार्शल जी। एंड वन रैंक बिलो दैट इज एयर मार्शल, जी। विच वॉज योर रैंक, यस। which is also equivalent in the Indian Army to the Lieutenant General and in the Indian Navy to Vice Admiral. जी। Sir, this is a very high post, no doubt about it. Sir, Air Marshal is the Air Marshal in charge of an entire command? जैसे हम 7 कमांड्स की बात कर रहे थे। जी, एयर मार्शल्स के काफ़ी फंक्शंस होते हैं। एक तो हम उसको बोलते हैं स्टाफ फंक्शन, जिसमें कि वो कमांडर को सपोर्ट करते हैं और वो एडवाइस करते हैं सर। और दूसरा होता है कमांड फंक्शन। तो वो एयर मार्शल जो कमांड करता है वो कमांडर इन चीफ, एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ, वो भी एयर मार्शल होता है, और जो स्टाफ में होता है वो भी एयर मार्शल, वो सेकंड हाईएस्ट रैंक है। ओके। इसमें बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है। बट सफाइस इट टू से कि एयर मार्शल इज लीडिंग द कमांड, इज लीडिंग द एयर कमांड। ठीक है सर, अब हम आते हैं हमारे फ्लीट पे। भारतीय वायुसेना is the world's 4th largest air force, and I also read that हमारा combat fleet is one of the most diverse combat fleets. हमारे पास लगभग 900 combat aircraft है। भारतीय वायुसेना एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जी। जिसका नाम है WDMMA। वो रैंक करता है एयर फोर्सेस को। जी। तो उनका काम है कि वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे एयरफोर्स को नापते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उन पैरामीटर्स के हिसाब से जो लेटेस्ट रैंकिंग उन्होंने दी है उसमें भारतीय वायुसेना PLAAF के आगे है। लेकिन उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टॉप 3 हैं US एयरफोर्स, US नेवी एंड US मरीन एयरफोर्स एंड US आर्मी एविएशन। तो अगर आप देखा जाए तो उसके बाद रशिया आता है, रशियन एयरफोर्स, फिर इंडियन एयरफोर्स, और उसके बाद PLAAF चाइनीज़ एयरफोर्स। अच्छा, तो हम चाइना से आगे हाँ, इस रेटिंग इस रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन अगर सिर्फ नंबर देखा जाए तो नंबर ही देखा जाए तो चाइना हमसे काफ़ी आगे है। एंड सर, आई विल कम टू अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन है और वेबसाइट है स्टैटिस्टा, तो वो लोग ये नंबर्स देते हैं ओपन डोमेन में, ये जनरली एक्यूरेट माना जाता है जी। और उसके हिसाब से चाइना के पास टोटल 3,304 जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास 1,434 और भारतीय वायुसेना के पास 2,296। लेकिन ये टोटल स्ट्रेंथ है जहाज़ों की, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट सब मिला के। उसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगर देखा जाए तो चाइना के पास करीब 1,800 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास करीब 400 और भारत के पास करीब 550 से 600। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे आते हैं सर। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन। हमारा कॉम्बैट फ्लीट सर, मैं ब्रीफली अगर डिस्क्राइब करूँ तो आपने कहा 600 के आसपास, मेरे पास 900 का डेटा, बट कोई बात नहीं, अराउंड दैट बॉल पार्क। फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स 260 रफली 260 सुखोई 30 Mark 1 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स, 36 Dassault रफाल, जो कि हमारे सबसे एडवांस्ड, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट वी हैव एज फार एज कॉम्बैट फ्लीट इज कंसर्न्ड. We have, this is an Omni Roll fighter from France. We have 59 MiG-29 fighters. And we have 47, of course, these are average numbers. They are not completely accurate, but around that ballpark. We have around 50 Mirage 2000 multi-role jets. And we have around 100 Jaguar ground attack aircrafts for deep strikes. हमारा सर एक पुराना, एक एजिंग जो हमारा आर्सेनल है, MiG-21 बाइसन्स इंटरसेप्टर्स हैं, जो कि पहले वर्क हॉर्सेस थे और अब धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं. और सर ये MiG-21 बाइसन से मेरे को याद आया कि एक हीरोइक स्टोरी वाज विद द एयर वॉरर सिखों who fought in the Kargil war, and he took off on this MiG-21 Bison, and he took on some fighter aircraft, some aircraft from Pakistan, and he shot down a few of them. We had, if you remember, 2019 में सर भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किए थे. यस जो कि एक जैश ए मोहम्मद के कैंप के अगेंस्ट किए गए थे, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में. जी.
तो वो बालाकोट स्ट्राइक हमने की थी 26 फरवरी 2019 को, और 27 फरवरी 2019 को अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने रिस्पांस में काफ़ी तादाद में जहाज़ भेजे थे जम्मू एंड कश्मीर एरिया में। अच्छा। तो जब उनके जहाज़ एयरबॉर्न हुए थे तब हमारे यहाँ से एक थे विंग कमांडर अभिनंदन, जो एक मिग-21 बाइसन में श्रीनगर से एयरबॉर्न हुए थे ओके। अपने नंबर 2 के साथ। ओके। और उन्होंने देखा कि एक F-16 उनको दिखा, और उन्होंने उस F-16 के अगेंस्ट गए और उसको शूट डाउन किया। और F-16 टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एयरक्राफ्ट माना जाता है। टेक्नोलॉजिकली F-16 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान में, ठीक है। और उसको शूट डाउन किया, और उसके बाद उनको भी उनका एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन हुआ। तो वो फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे वहाँ। वो इंसिडेंट हुआ था इन 2019। So that is how Balakot. the Bison connects Bison to shot the down a F-16. F-16. So that is a great point which illustrates the power of the human behind the machine Yes. and the extent to which they are trained. बिल्कुल। This reflects कि इंडियन एयरफोर्स कितना एम्फेसिस देता है ट्रेनिंग में, कितना एम्फेसिस देता है रियलिस्टिक ट्रेनिंग में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पायलट के पास जो भी मशीन हो, वेपन्स हो सर, वो एक सिचुएशन को कैसे एडवांटेजसली हैंडल कर सकता है। जी सर। बट आई वांट टू फर्स्ट ब्रिंग अस बैक टू आवर मेन फाइटर विच इज़ द रफाल एंड दिस एस्पिरेशन दैट वी हैव कि हमको एक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खुद बनाना इंडिजिनसली, ये बहुत बड़ा गोल है हमारे लिए। सर, ये इतना बड़ा गोल क्यों है? व्हाई इज इट सो हार्ड टू मेक अ 5.5 जनरेशन टाइप मल्टी रोल एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑन आवरसेल्व्स, बाय आवरसेल्व्स? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जैसे 5th जनरेशन अगर हम बात करें 5th जनरेशन की, तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी हम समझ पाएंगे कि बिल्कुल दिक्कतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और हम कितने टाइम में कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं लो ऑब्जर्वेबल। लो ऑब्जर्वेबल मतलब आप किसी भी चीज़ को उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक से पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो हवा में है तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन कितना है। जितना बड़ा रडार क्रॉस सेक्शन होगा उतनी जल्दी जहाज़ पकड़ा जाएगा रडार से। सर, रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो उतना बड़ा होता है जितना वो बड़ा होता है। जब आप बोलते हैं रडार क्रॉस सेक्शन, जैसे बोला जाए कि इस जहाज़ का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ये रडार पे इतना दिखेगा नहीं, रडार पे सब उतना ही दिखेगा। वो 1 मीटर स्क्वायर अगर हम एक प्लेट लें और उस प्लेट को हमने, जो रडार एनर्जी आ रही है ज़मीन से या हवा से, वो रडार एनर्जी उस प्लेट को स्ट्राइक करके वापस जाएगी, और वो डिटेक्ट करेगा कि कितनी दूर पे, तो कितनी दूरी पे ये डिटेक्ट कर सकता है रडार हमारा, वो बताएगी कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की कितनी दूरी पे है। तो अगर वही टारगेट 2 मीटर स्क्वायर का है तो और दूरी पे उसको रडार देख लेगा, और वही टारगेट अगर 0.01 मीटर स्क्वायर है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ऐसे शेप कर दें कि वो 0.01 या 0.001 मीटर स्क्वायर हो, तो अगर आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको अगर एक फुटबॉल है तो वो फुटबॉल कितनी दूर से दिखेगी, और वो उसकी जगह एक गोल्फ बॉल है तो वो कितनी दूर से दिखेगी। ओके। तो तो रेडार पे जो दिख रहा है उसमें डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन रेडार कितनी दूर वो डिटेक्ट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो रेडार क्रॉस सेक्शन डिफाइन करता है, एंड दैट डिफाइंस इफ ये स्टेल्थ है या नहीं है। वो एक पार्ट है स्टेल्थ का। ओके। तो जैसे अगर आप F-35 देखें और F-22 देखें और ये जहाज़ देखें, तो इनका जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन है वो तो 0.00
की वैल्यूज़ में जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कितना देर में एनिमी आपको रेडार से देख सकता है। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा है विजुअल स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स अगर आप देखना चाहते हैं आईज से या विजुअली या इलेक्ट्रो ऑप्टिकली, तो कितनी दूर से दिख सकता है। तो वो जहाज़ की शेप और वगैरह इस तरह से होंगी कि वो सबसे कम से कम दूर से दिखाई दे। ओके। तीसरा होता है कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम दिखाई दे। अच्छा, कम से कम दिखाई दे। तीसरा होता है कि हर जहाज़ उसमें इंजन होता है और उसमें हीटिंग होती है बिकॉज वो फ्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है, हीट सिग्नेचर। तो हीट सिग्नेचर कितना वो जनरेट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा हीट सिग्नेचर कर रहा है तो उतना ही जो एक पैसिव डिटेक्टर है जो हीट सिग्नेचर पकड़ता है वो कितनी दूर से उसको पकड़ लेगा। और चौथा होता है आवाज़, उसकी एकूस्टिक्स। तो कितना आवाज़ वो जहाज़ कर रहा है जब वो फ्लाई कर रहा है कि उसको पकड़ा जाए। अगर आप एक ड्रोन आपके ऊपर उड़ रहा है और उसकी आवाज़ इतनी कम है कि आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर ड्रोन है। उसी तरह अगर आपके ऊपर एक एयरक्राफ्ट है और उसकी आवाज़ उसको इस तरह से उसकी आवाज़ को स्प्रेड कर गया है इंजन्स की कि उसकी कम से कम आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि उसकी एकूस्टिक सिग्नेचर कितना कम है। गॉट इट। उसके बाद आया सेंसर फ्यूजन। अब ये कंप्लीट सिस्टम होता है 5th जनरेशन। उसमें इतने जितने भी सेंसर्स हैं हमारे, ज़मीन पे रडार हैं, हवा में एवैक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इश्यूज़ हैं, बाकी जो जहाज़ उसके साथ फ्लाई कर रहे हैं वो सारे उसके साथ नेटवर्क हो जाते हैं। और वो सारे डेटा जो सबका है वो डेटा उस जहाज़ का कंप्यूटर पूरा का पूरा प्रोसेस करके एक सिंगल पिक्चर पायलट को देता है। अगर आप एक F-35 में देखें, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम है, उसमें कैमराज लगे हुए हैं। नॉर्मली आप कार में बैठते हैं, आप नीचे देखेंगे तो आपको नीचे आपका जो क्या बोलते हैं, सीधा फ्लोर मैट, सीधा फ्लोर मैट है ना, उसमें आप ये देख सकेंगे कि नीचे कौन सी चीज़ है। अच्छा, यू कैन सी थ्रू and through. That means there are cameras which are giving you that राइट in front of you, and everything, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब पायलट की हेलमेट पे दिखाई HUD देगी। इज दैट व्हाट? हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम। हेलमेट डिस्प्ले। तो ये सब एक 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी में आता है और वो बाकी जहाज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वो इट बिकम्स अ कमांड नोड। तो ये इतनी सारी जो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी स्टेल्थ कोटिंग जो होती है, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स उसमें लगाने हैं, तो उसकी देखभाल भी एक मेजर इशू है। तो ये दूसरी एक और चीज़ है कि उसमें इतना बढ़िया नेटवर्क है कि उसका जो भी सिस्टम काम कर रहा है उसका डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट होता रहता है। तो जब जहाज़ लैंड कर रहा है उसके पहले ही उसका पूरा डेटा आ गया, और उसमें अगर कुछ फॉल्ट है तो पायलट को भी ज़रूरत नहीं पता करने की, वो फॉल्ट सीधा जाके जो मेंटेनर है उसके पास उसके लैपटॉप पे पहुंच जाएगी। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ ह्यूज कंप्यूटर विच इज़ प्रोसेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लाइंग कंप्यूटर विद वेपन्स। सो बेसिकली आजकल की जो एयर वॉरफेयर है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसमें इतना सारा डेटा है कि एक ह्यूमन वो सारा डेटा प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा। तो ये हेल्प करता है बाय सेंसर फ्यूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेवलपिंग। एंड तो हमारे जो एमका बनाना है हमको, उसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज लानी है। तो वो चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास अभी मैच्योर नहीं हुई है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एमका आना है 2035 में। सर, एक टेक्नोलॉजी जो मैंने पढ़ा कि हमारे पास डेवलप नहीं हुई है, जैसे फाउंडेशनल फंडामेंटल, जो आपकी लिस्ट में नहीं है क्योंकि इतना बेसिक है, वो इंजन। सर आई वाज शॉक्ड टू नो कि हमारे पास अपने खुद के इंजन नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम इनफैक्ट तेजस में भी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा हुआ है। इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इट इज़ नॉट ईजी। एक इंजन में हज़ारों रोटेटिंग पार्ट्स हैं
सारे रोटेटिंग पार्ट्स को एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करना, साथ में जिस तरह के टेम्परेचर जनरेट होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि थ्रस्ट एक जहाज़ की ज़्यादा हो, जैसे जहाज़ पावरफुल हो, 2 मार्क जाए, 2.5 मार्क जाए, ज़्यादा मनूवरिंग करे, ये सब करने के लिए उसको पावर चाहिए, वो पावर इंजन उसको दे रहा है। दूसरा, वो इंजन का एक बहुत मेजर काम है, जितना भी हम सिस्टम्स लगा रहे हैं वो सब हीट जनरेट करते हैं, राइट। तो वो इंजन को कूलिंग का भी काम करना है, तो वहीं से कूलिंग के लिए भी एनर्जी जानी है। तीसरा, आज हम इतने सारे सिस्टम्स एक जहाज़ में हैं, तो उसका इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट कितना है, वो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट भी उस इंजन को जनरेट करना है। ओह, Yes. so it's not just thrust. It is not. So the thrust is what is the energy that it is creating. Right. And so अगर ये सब करना है उस इंजन को, तो उस इंजन को पावरफुल बनना पड़ेगा। उस इंजन की पावर कहाँ से आती है? उस इंजन की पावर आती है जब आप एयर जो अंदर आ रही है इंजन के इनटेक में, वो कंप्रेस होती है, उसके बाद उसमें फ्यूल मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसको कंबशन होता है, दैट मीन्स इग्निशन होता है, और जब वो होता है फिर एक्सपैंड होती है, वो हवा एक्सपैंड होती है और फिर वो जाती है टरबाइन सेक्शन में। वो ये जो एरिया है टरबाइन सेक्शन का, ये सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर करीब 1500 से 2000 डिग्री तक जा सकते हैं। और यही टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के जो डेवलपर्स हैं, रिसर्च और डेवलपर्स, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। सर, हमने कावेरी इंजन बनाया। कावेरी इंजन 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन वो करीब 49 से 50 किलो न्यूटन ही थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, उसका वेट ज़्यादा है, और ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम इंजन पूरा डेवलप नहीं कर पाए। राइट। तो जो हम बोलते हैं ना, जो ये सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ अभी आज की तारीख में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर किया इस टेक्नोलॉजी को: USA, रशिया, फ्रांस और UK। तो बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, प्रैट एंड विटनी रशियन कंपनी, रोल्स रॉयस UK की, और साफरान फ्रांस की। चाइना अब ऑलमोस्ट इस कगार तक पहुंच गया है कि वो भी ऑलमोस्ट मास्टर कर रहा है। WS-15 इंजन जो वो बना रहे हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी होगी। इस टेक्नोलॉजी को जो टरबाइन ब्लेड में लगती है, इसको कहते हैं सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। तो ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये अपना क्राउन ज्वेल बोलती हैं। और इसमें अगर आप देखा जाए तो जो आज कोरिया और टर्की, ये 2 कंट्रीज़ ने 5th जनरेशन इंजन जो आज आप F-35 सीरीज़ का देख रहे हैं, जो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, उस इंजन को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्होंने करीब 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि अगर आप पढ़ें कि हमने कावेरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कुछ मिलियन डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर, 500 मिलियन, 250 और 500 मिलियन डॉलर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, फ्रैक्शन। हाँ, बट ये हमारी एडवांटेज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम कॉस्ट इफेक्टिवली बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। सिर्फ अगर आप देखें तो LCA का डेवलपमेंट में सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर लगा है जी, जबकि बाकी लोगों से आप दुनिया में जाएं देखें, उससे कई ज़्यादा लगा होगा। तो ये हमारी एडवांटेज है, लेकिन इसके लिए आई थिंक कावेरी को, ये मेरा मानना है कि कावेरी को हम कंटिन्यू करें, और साथ ही में इस अपनी टेक्नोलॉजी को, अगर हमको आमका के लिए इंजन चाहिए, तो हम जैसे कि आज कर रहे हैं कि हमने 4 कंपनी से बात कर रहे हैं, रोल्स रॉयस, साफरान और जनरल इलेक्ट्रिक, 3 बेसिकली कंपनीज से बात हो रही है कि ये हम कैसे कोलैबोरेट करें और डेवलप करें, जिससे कि IPR हमारे पास आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास रहे, जिससे कि फ्यूचर डेवलपमेंट हम खुद कर सकें और फ्यूचर चेंजेस हम खुद कर सकें। सर, मैं अभी रिसेंटली ही एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के साथ, जो जियो पॉलिटिक्स पे काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज़ अ लाई, एंड आई एम कोटिंग हिम, ही सेड कोई कंट्री किसी को इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं दे के खुश है।
Do you think it is possible that they will actually give it to us? This level of technology जिसमें $3-4 बिलियन लगे उनके? जो अभी आज बात चल रही है, ये हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे, हम डेवलप करेंगे. तो ये दे आर नॉट ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी स्ट्रेट अवे, दे आर नॉट गिविंग अस, ये हमको पूरी की पूरी मतलब वो नो हाउ दे रहे हैं कि भाई कैसे करना है और हमको कैसे हेल्प कर सकें. पैसे तो देने पड़ेंगे, जो भी कंपनी आपसे शेयर करेगी वो आपको पैसे देने पड़ेंगे. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे ये रहा ब्लूप्रिंट, ये बना सकते हो आप, बना लो. हाँ, बट दे विल नॉट टेल यू दैट. दे विल नॉट गिव यू द एंटायर, जो उन्होंने बनाया है वो नहीं देंगे, लेकिन जो हमें बनाना है उसमें हमें हेल्प करेंगे. जहाँ हमें तकलीफ हो रही है वो हेल्प करेंगे, लेकिन उसका ज़रूर उसकी कॉस्ट तो ज़रूर लेंगे वो. और यही चीज़ है, ये हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में ज़्यादातर देश जो हैं वो सारे देशों में प्राइवेट कंपनीज ये कर रही हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रही है. तो अगर हम गवर्नमेंट के पास जाएं और बोलें कि भाई हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई गवर्नमेंट कंट्रोल्स ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बट इट डज नॉट कंट्रोल टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आप भले ही कहें ये मिथ है, लेकिन फाइनली इट इज़ कॉस्ट. राइट. फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू दैट. यस. Right. Sir, speaking of not cost right away, but drones. I mean, हमने बात करी, we have spoken about the 5th generation aircrafts and to what extent that technology can come, और एक इंजन को बनाना कितना complicated होता है, etc. etc. I have also, sir, come across something called as a Super Sukhoi system, Super Sukhoi program. ये क्या है सर? सुपर सुखोई प्रोग्राम बेसिकली सुखोई 30 करीब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स में, 20 साल से ज़्यादा जी. और अब वो ड्यू है अपग्रेड के लिए. किसी भी सिस्टम को अगर हम देखा जाए, जब हमने सुखोई 30 खरीदा था और हमने खुद बनाना शुरू किया था, उस टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो आज की टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत अंतर है. जी सर. सिंपल चीज़ है कि जो सुखोई में उस टाइम रडार लगा था, आजकल की अगर हमको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को सपोर्ट करना है तो वो रेडार नहीं काम करेगा उतना. उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए जो हमें इंटीग्रेशन चाहिए, सेंसर फ्यूजन चाहिए, लेटेस्ट एवियोनिक्स चाहिए, ये सब चीज़ें अपग्रेड चाहिए. तो ये जो अपग्रेड भारत प्लान कर रहा है, इसका काफ़ी सारा काम HAL करेगी. प्रॉब्ली जहां हमको OEM से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से जहां क्लियरेंसेस चाहिए होंगी वो HAL लेगा और फिर इसमें ये सारे चेंजेस करेगा. तो इसके लिए मेरा मानना है कि जो मैंने पढ़ा है मीडिया में कि करीब 85 एयरक्राफ्ट सर पहले इसको अपग्रेड किए जाएंगे, तो वो उसको बोलेंगे सुपर सुखोई. समझ गया. और सर ये अपग्रेड में वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट, हालांकि अपग्रेड में बहुत सारी चीज़ें हैं, इज़ द एबिलिटी टू फायर लॉन्ग रेंज वेपन्स लाइक ब्रह्मोस बियॉन्ड विजुअल रेंज. देखिए, आज भी सुखोई बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स एयर टू एयर मिसाइल फायर करता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन ड्रॉप करता है. और अगर आप देखा जाए तो ब्रह्मोस सिर्फ सुखोई पे ही आज सुखोई से ही लॉन्च होता है. तो सुखोई की कैपेबिलिटी ऐसी है कि ब्रह्मोस जैसा बड़ा वेपन और लॉन्ग रेंज वेपन सिर्फ वही कैरी कर सकता है. Okay. और इंडियन एयरफोर्स में अभी कोई जहाज़ ऐसा नहीं है जो ब्रह्मोस को कैरी कर सके. तो अब फ्यूचर में हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस जो कि छोटा होगा, मोर मॉड्यूलर, वो प्रॉबेबली LCA 2 में मार्क 2 में आएगा. लेकिन आज की तारीख में ब्रह्मोस सिर्फ Su-30 से फायर होता है. सर एक बड़ा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड टू ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस engineering oriented stuff, is how fast can these aircrafts go? How fast can a Rafale go? How fast can a Sukhoi go? ऑल जितने भी ये जहाज़ हैं, सुखोई हो या MiG-29 हो या रफ़ाल हो, ये ज़्यादातर जहाज़ करीब अगर ऑल्टीट्यूड देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार फुट की ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड होता है इनका. और अगर देखा जाए कि दूसरा प्रश्न क्या था?
हाउ फास्ट कैन दे गो? हाँ, फास्ट मार्क 2 के आसपास, Mark 2 के 2 उससे ज़्यादा, अच्छा। मार्क 2 2.4 के बीच में ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैन मतलब 2.5 टाइम द स्पीड ऑफ स्पीड साउंड. ऑफ साउंड. एंड एनी टाइम जैसे ही आप साउंड का बैरियर तोड़ते हो, देयर इज अ सोनिक बूम करेक्ट, व्हिच कम्स. करेक्ट. What happens? Sir, have you been in an aircraft and have you broken the sound barrier? Yes, so many times. Many times? Many times. What does it feel like? जहाज के अंदर सिर्फ कुछ इंडिकेशंस होंगे जो आपको बताएंगे कि आपने तोड़ दिया है. साउंड बैरियर तोड़ दिया है. लेकिन जो जहाज में क्या होता है कि जहाज में शॉक वेव होती है. तो जब शॉक वेव ट्रैवल करती है जहाज के ऊपर, तो जब एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक होता है तो वो शॉक वेव की वजह से आवाज़ आती है. हिलता है सर सारा? आवाज़ एयरक्राफ्ट में आपको कुछ नहीं पता चलता. अच्छा, you will not feel. डोंट फील. सो दैट बिकॉज द एयरक्राफ्ट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, वो शॉक वेव से जो आवाज़ जनरेट होती है उस जब वो मार्क 1 से ऊपर जाता है. एक और कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन सर, अगर मार्क 1 पे कोई पायलट इजेक्ट करता है तो क्या होगा? हर जहाज़ में एक सिस्टम होता है जो पायलट सेफ्टी इंश्योर करता है. तो उसमें ये इंश्योर होता है कि जब इजेक्ट करता है पायलट तो उसकी सीट किस तरह सेपरेट होती है, और वो ये सेफ्टीज़ उसमें होती हैं. लेकिन जब मार्क 1 पे एयरक्राफ्ट से पायलट इजेक्ट करता है तो उसको वो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा. लेकिन ऐसे हुआ है पहले भी कि लोग हायर स्पीड पे इजेक्ट किए हैं. लेकिन ऐसा नॉर्मली इतनी ऐसी कोई कंडीशन आती नहीं है कि एक पायलट को मार्क 1 पे और उसके ऊपर इजेक्ट करना पड़े, क्योंकि वो स्लो डाउन कर सकता है और एक ऐसे जोन में आ सकता है जब वो एक कंफर्टेबल स्पीड हो जिस पे इजेक्ट करे वो. ओके. और सर जीज, व्हेन यू से यू पुल जीज, और 8-9 जी तक की ट्रेनिंग होती है सर, मतलब इज दैट करेक्ट? Yes. 9 जीज, 9 Gs. 9 times the gravity, and so you become basically roughly 10 times as heavy as you are. Correct. So every G is what? 1 G is your weight on the ground. Right. And 2 G is 2 times your weight. So अब जब जहाज़ टर्न करता है या ऊपर जाता है तो उसको वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वो G के टर्म्स में हम नापते हैं. तो वो G जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो 5G मतलब 5 टाइम आपका वेट आपके सर के ऊपर है, आपकी बॉडी पे एक्ट कर रहा है. तो उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा G खींचोगे आप, जितना ज़्यादा G आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, उतना ही आपका बॉडी का जो पूरा ब्लड होता है, तो ब्लड ब्रेन से नीचे जाता है, तो ज़्यादा ब्लड आपके पैरों की तरफ चला जाएगा. तो जब अगर ब्लड आपके पैरों की तरफ जा रहा है तो आपका बेसिकली आपकी जो आई साइट के लिए, जो आपको देखने के लिए आपकी आइज़ में ब्लड चाहिए, वो कम हो गया है. तो जैसे उसमें पहले बोलते हैं ग्रे आउट, तो आपको पूरा ग्रे दिखेगा. फिर दूसरा होता है ब्लैक आउट, फिर सब कुछ ब्लैक दिखेगा, मतलब आप सामने कुछ क्लियर नहीं दिखेगा. तो ये आपकी ट्रेनिंग होती है. आजकल जहाज़ इतने केपेबल हो गए हैं कि आप 9G तक उसको मनूवर कर सकते हैं. तो उसकी ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ एयरफोर्स में. ये ट्रेनिंग होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन है, जहाँ हम लोगों ने एक सेंट्रीफ्यूज खरीदा है और इंस्टॉल किया है. वहाँ हर पायलट को जाके, जो भी फाइटर पायलट्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. सर, अ सेंट्रीफ्यूज, इफ आई मे इंटरप्ट, इज बेसिकली अ मशीन जिसमें आपको स्ट्रैप इन कर दिया जाता है, जो तेज तेज गोल गोल घूमती है. बिल्कुल. और वही उसी की वजह से जी जनरेट होता है. जी जनरेट होता है. तो वो जो जी जनरेट होता है वो उसके ऊपर आपके ऊपर वो उसको सिमुलेट कर रहा है जो आपका एयरक्राफ्ट है, और वो फिर उसको आपको बताया जाता है कि कैसे आप सांस लें, कैसे आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, कैसे आप अपने स्टमक को टाइट करें, जिससे कि जो ब्लड आपका जो नीचे जाना चाह रहा है वो ऊपर रहे, और जितना ब्लड फ्लो ब्रेन से लेग्स की तरफ होना है वो कम हो. और दूसरा पार्ट जो इसमें होता है, हम लोग बोलते हैं एंटी जी सूट. तो हर फाइटर पायलट एक एंटी जी सूट पहनता है, और वो एंटी जी सूट में क्या होता है कि जैसे ही हमारा जी बढ़ता है, उसमें एक एयरक्राफ्ट में से हवा आती है, तो वो उसमें पैड्स होते हैं, तो जैसे बलून्स होते हैं वो पैड फूलने लगते हैं. तो उसकी वजह से वो पैर में और स्टमक में वो जब जितना
जी पुल करोगे उतने रेट से वो टाइट होता जाएगा, जिससे वो और ब्लड को नीचे आने से रोकेगा। तो करीब 2 से 2.5 जी तो वही आपको एबिलिटी देता है, और बाकी एबिलिटी जैसे अगर आप देखें तो 4 से 5 जी के बीच में आपका ग्रे आउट और उसके ऊपर ब्लैक आउट शुरू होता है। तो अगर हम ये एंटी जी सूट से 2.5 जी कम कर दें, तो जब हम 5 जी पुल कर रहे हैं इट इज़ लाइक पुलिंग 2.5 जी। तो वैसे ही अब जब हम 7 जी पे जाएंगे तो वो 4.5 जी होगा। अब उसके ऊपर जब हम जा रहे हैं 9 जी पे, तब हम ये अपने ब्रीदिंग और बाकी जो टेक्निक्स हैं जो सिखाई जाएंगी वो हम करते हैं, जिससे कि और 9 जी ऐसा नहीं कि हम 2 मिनट 3 मिनट तक 9 जी पुल कर रहे हैं, ये कम टाइम के लिए होता है, सस्टेन्ड नहीं होता है, फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए होता है। तो उसमें हमको ये मनूवर करना है जिससे कि हमारा जो सेंसेस हैं और सेंसरी परसेप्शन है वो डिग्रेड ना। सर आपके साथ हुआ है कभी? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीज यू हैव पुल्ड? आई हैव पुल्ड मोर देन 7 जी। मोर देन 7 विद द सूट? विद द जी सूट। पर हमारे टाइम में अगर आप आजकल देखें जो हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है, जैसे मिग 29 है, Su-30 है, मिराज 2000 है और रफाल है, दे आर 9 जी, ऑल ऑफ देम कैन पुल 9 जी। लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि जैसे जैसे कॉम्बैट और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी बार आप 9 जी में जाएंगे ये बहुत ही कम होता जा रहा है। क्योंकि जैसे आपने बात की थी अभी बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपको 9 जी की तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपको किसी दूसरे के रिलेशन में मनूवर करना पड़े, when you are dodging करेक्ट, when you are incoming, और कि आपको आपके अगेंस्ट किसी ने मिसाइल फायर किया और आपको वो मिसाइल डॉज करनी है, तब आप ये इस कंडीशन में जाएंगे। ऐसा हुआ है सर आपके साथ कभी कि मिसाइल आप पे फायर हो गई हो? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और सर सपोज हो गई हो, मैंने पिक्चरों में देखा है, टॉप गन में देखा है कि देर आर फ्लेयर्स जो हम फेंकते हैं, एंड व्हाट हैपन्स अगर मिसाइल फायर हो गई, मिसाइल लॉक ऑन कर जाती है और हीट सिग्नेचर को देख लेती है, इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू डॉज इट, एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट, एंड व्हाट आर द वेज यू हैव टू डॉज इट? मिसाइल बेसिकली मिसाइल में 2 फेज होते हैं। एक तो होता है बूस्ट फेज, जैसे रॉकेट है हमारा जी, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें 2 फेज होते हैं, उसमें 3 फेज, इसमें भी 3 फेज होते हैं। पहला होता है बूस्ट फेज, राइट, जब रॉकेट मोटर जल रही है। दूसरा होता है कोस्ट फेज, और तीसरा होता है टर्मिनल फेज। तो टर्मिनल फेज ये होता है जब आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं जहाज के अगेंस्ट, पास में आ गए जहाज के, जी, तो सबसे ज़्यादा मनूवरिंग इन टर्मिनल फेज में है। राइट। तो जब और एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है बूस्ट फेज के बाद, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो इस दौरान अगर आप मिसाइल को मनूवर कराएं तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर एनर्जी ख़त्म होगी तो वो जहाज को शूट डाउन नहीं कर पाएगी। और दूसरा होता है कि उस मिसाइल को आप अपने से कैसे दूर ले जा सकते हैं। तो 2 तरह की मिसाइल्स होती हैं, हीट सीकिंग मिसाइल जो इंफ्रारेड सिग्नेचर देखती है, जो इंजन जनरेट कर रहा है हीट, या एयरक्राफ्ट का जो स्किन है वो हीट जनरेट कर रहा है। और दूसरा होता है रेडार गाइडेड, जिसमें कि मिसाइल हेड में एक रेडार रिसीवर होगा, या रेडार सीकर और रिसीवर दोनों होगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर। उसके लिए जब एक रेडार गाइडेड मिसाइल है उसमें हम फायर करते हैं शैफ। ओके, शैफ इज नथिंग बट स्मॉल मेटेलिक स्ट्रिप्स, जिनको जो 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 मिसाइल फायर कर रहे हैं उसके रेडार की वेवलेंथ के हिसाब से वो उसकी लेंथ होती है। सो एक्चुअल मेटल तो स्ट्रिप्स वो आर फायर्ड, करेक्ट, दे आर इजेक्टेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। हाँ, और जब वो इजेक्ट होते हैं तो वो उसकी स्पीड कम होती है जहाज से, तो वो पीछे रह जाएंगे और एयरक्राफ्ट आगे निकल जाएगा, और ये मिसाइल जो है वो उसकी तरफ चली जाएगी, एयरक्राफ्ट की तरफ जाने की जगह। और हीट सिग्नेचर में क्या है कि आपने फ्लेयर्स इजेक्ट करी, तो ये ऑटोमेटिक भी होता है और पायलट इसको प्रोग्राम भी कर सकता है। ओके। बट सर पायलट को कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की मिसाइल आ रही है? नहीं, उसको तो देखिए, अगर उसमें आजकल तो खैर जैसे टेक्नोलॉजी है उसमें पता चल जाता है। दूसरा, आपके पास एक रेडार वार्निंग रिसीवर होता है, तो वो आपको बताता है, जैसे आजकल हो गया है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, वो आपको बताएगा कि किस तरह की मिसाइल आ रही है। तो आपके पास इनपुट्स रहते हैं कि आपको कौन सी, जैसे किसी ने आपको लॉक ऑन किया
तो आपके पास ये इनपुट आ जाएंगे। जैसे मैं पायलट हूँ, मेरे पास ये इनपुट रहेंगे कि मेरे को मिसाइल ने लॉक ऑन किया। सर सपोज कीजिए कि डॉग फाइट में किसी ने लॉक ऑन किया, तो कितने सेकंड का टाइम मिलेगा आपको डॉज करने के लिए? आपको टाइम मिलता है, अच्छा, कुछ सेकेंड्स तो मिलते ही हैं आपको, उसी में आपको ये डिसीजन लेना है। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक तो आपने फ्लेयर्स फायर करी, दूसरा शैफ, और तीसरा ये आपका मिसाइल डिफीट मनूवर बोलते हैं। तो मिसाइल डिफीट मनूवर से क्या होता है कि आप एक इंक्लाइंड प्लेन में एयरक्राफ्ट को ले जाएंगे और हाई जी में, जिससे कि मिसाइल को बहुत ज़्यादा मनूवर करना पड़े, टर्न करना पड़े, और जितना टर्न करेगी उसकी एनर्जी कम होगी। you will go zigzag? No, it will not go zigzag. It will not be able to travel to you. Okay. It will not be able to follow the path that the missile would like to follow. See, मिसाइल क्या होता है? मिसाइल लॉक ऑन करती है। तो जब लॉक ऑन कर रही है, एयरक्राफ्ट एक डायनेमिक पॉइंट है 3 डायमेंशन में। जब एयरक्राफ्ट एक डायनेमिक पॉइंट है 3 डायमेंशन में, तो मिसाइल का ट्रैक जब उसको कर रही है, तो वो उसको देख रही है कि वो एयरक्राफ्ट कैसे मनूवर कर रहा है। तो उसके हिसाब से मिसाइल अपनी डायनेमिक्स बना रही है। It's predicting where it will be. Correct, absolutely. And So it is predicting the aircraft. Now when the aircraft is maneuvering, it has to predict even faster. Right. And then it has to maneuver. Missile has to maneuver. तो जब उसने लॉन्च की मिसाइल, तब एयरक्राफ्ट एक स्टेडी पाथ में जा रहा था। उसके बाद एयरक्राफ्ट ने एक मनूवर किया। तो जब उसने एयरक्राफ्ट ने मनूवर किया, तो ये मिसाइल को भी मनूवर, एक्स्ट्रा मनूवर करना पड़ेगा। उसमें उसकी जो एनर्जी है, क्योंकि उसका बूस्ट तो खत्म हो गया है, अब वो जो एनर्जी है उसकी उस पर चल रही है। तो जब उस एनर्जी पे चल रही है, तो वो मिसाइल जो टारगेट है एयरक्राफ्ट है, उसको उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है पकड़ना। ओके ओके सर, कमिंग बैक टू द डॉग फाइट सिनेरियो, मैंने पिक्चरों में देखा है, मुझे नहीं पता कितना ये करेक्ट है और कितना एक्चुअली फिजिबल है। दे टेंड टू जस्ट गो अपवर्ड्स, दे गेन ऑल्टीट्यूड ऐसे सीधा। इज दैट पॉसिबल? इज दैट फिजिबल? देखिए, जो आप मूवीज़ में देखते हैं डॉग फाइट थोड़ी थोड़ी वैसी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरी वैसी। आप जब डॉग फाइट करते हैं, तो आपको पता है आप किसके साथ डॉग फाइट कर रहे हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो पायलट की ट्रेनिंग, पायलट की कैपेबिलिटी, पायलट और एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी, और पायलट उस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को जो एडवर्सरी है उसकी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के साथ किस तरह से पिच करेगा, वो डिसाइड करेगा डॉग फाइट कैसी होगी। तो उसमें कभी ऊपर जाना बेहतर होता है, कभी नीचे आना बेहतर होता है, कभी सिर्फ टर्न करना अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के जहाज से डॉग फाइट कर रहे हैं। गॉट इट। तो उसमें जो बेसिक चीज़ है वो है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे लिए आज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सिचुएशनल अवेयरनेस। और दूसरा, द गुड नॉलेज अबाउट योर ओन एयरक्राफ्ट एंड आपको अपने एडवर्सरी के बारे में कितना अच्छा पता है। राइट राइट। एडवर्सरी से आई वांट टू मूव टू स्पेस, जहाँ पर कभी कभार इट इज़ पॉसिबल कि हमको पता ही ना हो कि हमारा एडवर्सरी कौन है। स्पेस वॉरफेयर इज लाइक अ कंप्लीटली न्यू डिफरेंट फील्ड ऑफ विच in which I learned that we have something called as Mission Shakti, in which we have conducted anti-satellite weapon tests, which means, if I understand it correctly, we can fire a weapon from the ground or from the air. It can go into space and knock out a satellite. Is that what it is? करेक्ट। एंटी सेटेलाइट जो ASAT जब बोलते हैं, तो ज़्यादातर देशों ने अभी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस इतना नहीं हुआ है, लेकिन जो कैपेबिलिटी है सर, अगर आप देखें अमेरिका को, तो उन्होंने एक F-15 से एक लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करी थी टू शूट डाउन देयर ओन वन सेटेलाइट। तो वो भी ASAT है। दैट मीन्स अ फाइटर, एक फाइटर से आपने एक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल फायर करी, और वो स्पेस में जाके अब वो डिपेंड करता है स्पेस में कितना ऊपर है। तो ज़्यादातर जो एंटी सेटेलाइट हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही, लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि अबाउट 200 to 500 किलोमीटर्स पे हैं। राइट। तो भारत ने भी ये टेस्ट किया हुआ है, इसको मिशन शक्ति बोला था। तो ये एक कैपेबिलिटी है जिसको हम बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में,
क्योंकि अगर आज देखा जाए, अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइनीज सैटेलाइट आर डूइंग डॉग फाइट्स इन स्पेस। रियली? सैटेलाइट मतलब कि चाइनीज सैटेलाइट हैं जो मनूवर कर रही हैं। हाँ, सैटेलाइट्स कैन मनूवर इन स्पेस। उसमें बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन थ्रस्टर्स। अगर मुझे पता है कि मेरे एडवर्सरी की सैटेलाइट कहाँ है और मेरी सैटेलाइट उस रीजन में है, तो मैं अपनी सैटेलाइट को मनूवर करके एडवर्सरी की सैटेलाइट के पास ले जा सकता हूँ। और अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं एक रोबोटिक आर्म से उसको कैप्चर कर लूँ या उसके साथ कोलाइड कर जाऊँ, तो वो भी एक डॉग फाइट ही हुई ना। तो चाइना ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। तो जैसे जो हमारी 1960s में एक स्पेस ट्रीटी हुई थी, जो हमको ये अलाउ नहीं करती है कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वी कैनॉट हैव इन द स्पेस। सो वी कैनॉट हैव अ न्यूक्लियर डिवाइस इन द स्पेस, राइट। but it does not stop you from weaponizing space. So you can have a weapon fired from space, or you can have a satellite taking over another satellite, or you can pull a satellite. आप एक दूसरी satellite को अपने ऊपर ले लो, किडनैप अ सैटेलाइट, yeah, you can take. और ज़मीन से आप एक satellite को शूट डाउन कर लो। एसैट जो है। ASAT. और सर एसैट से मैंने देखा हमारे पास है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पीडीवी मार्क 2 विच इज एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, 1200 किलोमीटर की रेंज है और ये प्रिसाइसली इसी के लिए है, जस्ट टू शूट डाउन सैटेलाइट्स। ये इसका एक वेरिएंट हम लोगों ने यूज़ किया था मिशन शक्ति में सर लेकिन ASAT और BMD ये दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें। बीएमडी, सर दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। BMD is what is called ballistic missile defense. बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, टू पुट इट इन लेमैनिश टर्म्स, सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक मिसाइल्स का ही सिस्टम है जो कि इनकमिंग मिसाइल को उड़ा सकता है, मच लाइक द आयरन डोम। इज इट ट्रू? To an extent, yes. Iron Dome भी इसी तरह से बना है, जो रॉकेट्स और मिसाइल्स ये बेसिकली प्रेडिक्टेबल मिसाइल पाथ्स के लिए है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमारे एनिमी हमारी तरफ फायर करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक डिफेंस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हम डेवलप करते हैं। उसमें उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक सिस्टम जिससे कि हम दूसरे कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकें। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रेडार चाहिए होगा या उसका IR ले, तो उसमें सैटेलाइट बेस्ड भी हो सकता है, ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हो सकते हैं, काफ़ी तरह की टेक्नोलॉजीज उसमें डिटेक्ट करने के लिए आ सकती है। राइट। उसके बाद उसको हमें ट्रैक करना होगा, तो वो रेडार ट्रैक करेगा। फिर एक बार ट्रैक करा तो उसके बाद हमको इंटरसेप्ट करना होगा। इंटरसेप्ट मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना है। इंटरसेप्शन एंड डिस्ट्रक्शन। इंटरसेप्शन ये चीज़ होती है कि जब मिसाइल कोई पाथ फॉलो कर रही है, हमारा मिसाइल भी इस ऐसे पाथ को ले जिससे कि फाइनली ये दोनों पाथ, एनिमी मिसाइल और हमारे मिसाइल, टकराएं। इट्स लाइक हिटिंग अ बुलेट विद अ बुलेट। करेक्ट, इट इज़ लाइक हिटिंग अ बुलेट विद अ बुलेट, प्राइमरली बिकॉज द स्पीड्स आर सो हाई। इतनी स्पीड होती है, जैसे अगर आप देखें तो जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 5000 किलोमीटर से ज़्यादा, ICBMs, उनकी स्पीड्स करीब 7 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। उसको अगर आपको इंटरसेप्ट करना है तो आपको उससे कहीं ज़्यादा स्पीड पे आपका वेपन जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये इंटरसेप्शन पार्ट हो गया। फिर डिस्ट्रक्शन हुआ। डिस्ट्रक्शन में एक तो डायरेक्ट हिट होता है, दैट मीन्स हमारा जो वॉरहेड है वो दूसरे मिसाइल के वॉरहेड को और मिसाइल को मारेगा, वॉरहेड को मारेगा, या हम एक उसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि थोड़े से डिस्टेंस में वो एक्सप्लोड करेगा और फ्रैगमेंट्स होंगे जिससे कि दूसरा जो वॉरहेड है उसको डैमेज किया जा सके, उसका पाथ चेंज, मतलब उसके आसपास जाके फट जाए। करेक्ट। तो ये BMD सिस्टम जो हमने है हमारे देश के लिए है, वो 2 पार्ट्स में है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में हमने ये डिसाइड किया था कि
करीब 1200 से 1500 किलोमीटर की जो रेंज की मिसाइल्स हैं उसको टैकल करेगा जी 2000 किलोमीटर तक की बेसिकली सर। और जो फेज़ 2 है वो लॉन्गर रेंज। जी सर। तो दैट इज़ द बेसिकली डिफरेंस जो मैं अभी तक बता रहा था आपको सर। कि जो शॉर्टर रेंज मिसाइल आएंगी आपके ऊपर उसकी स्पीड कम होगी, तो उसका इंटरसेप्शन प्रोफाइल डिफरेंट होगा, और जो दूर से आएंगी उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही वो उसका इंटरसेप्शन प्रोफाइल डिफरेंट होगा, और उसकी आपको जो इंटरसेप्टर होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो हमने 2024 में जो फेज़ 2 का AD-1 का टेस्ट किया वो ये दर्शाता है कि अब हम 5000 किलोमीटर की मिसाइल तक का इंटरसेप्शन कर सकते हैं। राइट। लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, फेज़ 1 हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। और सर जब हम कॉम्बैट फ्लीट की बात कर रहे थे, इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं। एक हो गए अटैक एयरक्राफ्ट्स जिसमें जैगुआर आता है, देन देर आर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें हमारे पास एवैक्स हैं। बेसिकली फाइटर्स को अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 कैटेगरी में पहले होता था। अब जैसे जैसे फाइटर्स की कैपेबिलिटी बढ़ी है, जब हम 4th जनरेशन में आते हैं, 4th जनरेशन वो जैसे बोला जाए तो F-16, MiG-29, मिराज 2000, F-15, ये 4th जनरेशन। ये 4th जनरेशन है। उसके बाद हम आए हैं अब 4.5 जनरेशन। ओके। 4.5 जनरेशन 4th जनरेशन को बेटर किया, उसमें सेंसर फ्यूजन किया, उसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की, उसका रेडार बेटर किया, उसकी जो मिसाइल्स थी एयर टू एयर मिसाइल्स उसकी लॉन्गर रेंज हुई, उसके पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी जिसका मतलब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी दूर तक एयर टू ग्राउंड मतलब स्ट्राइक कर सकता है। तो ये जब इम्पॉर्टेंट नेटवर्क सेंट्रिक एक एयरक्राफ्ट बना तो ये 4.5 जनरेशन हो गया। तब जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता रहा, तो पहले ये होता था कि एक एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक कर सकता है, दैट इज स्ट्राइक, दैट मीन्स वो एक टारगेट के अगेंस्ट वेपन गिरा सकता है, और सेल्फ डिफेंस के लिए उसके पास गन्स होती थी या 1 या 2 मिसाइल्स होती थी, एयर टू एयर मिसाइल्स होती थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, और 4th जनरेशन के बाद हम जहाज़ों को बोलते हैं मल्टी रोल, तो वो एयर टू ग्राउंड का रोल भी कर सकते हैं और एयर टू एयर का रोल भी कर सकते हैं। तो वो वेपन्स लेके ऐसे इस तरह से उनका वेपन कन्फिग्रेशन होता है जिसकी वजह से वो दोनों रोल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। और जो हम ओमनी रोल बोलते हैं, वो हम बोलते हैं एक ही जहाज़ काफ़ी सारे रोल एक साथ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है, और वो फटाफट एक मिशन से दूसरे मिशन में जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है मिशन क्या है। और सर ओमनी रोल हमारे पास एक ही है जिसको हम दैट इज द डुसॉ रफाल। ठीक है। एंड आर सुखोई 30 मार्क 1 is categorized as multi role, not omni role. It is Sukhoi MKI. I means India. It is India specific. तो जब सुखोई ये Su-30 रशिया ने बनाया, इंडिया ने उसमें काफ़ी सारे एनहांसमेंट्स लिए, काफ़ी सारे स्पेसिफिक चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन। तो वो इसलिए उसका जो हम उस मॉडल को बोलते हैं Su-30 MKI। Su-30 MKI. Apart from that, sir, apart from the fighter aircraft that we have, omni role and multi role, we have some helicopters, of which one of them is Dhruv, Chetak, Chinook, Cheetah. हेलीकॉप्टर में अब हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है। हमारे पास हेलीकॉप्टर देखा जाए तो सबसे छोटे हेलीकॉप्टर देखा जाए तो चेतक और चीता हैं, और चीतल बोलते हैं, जिसमें इंजन को एनहांस किया जिससे कि वो लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट तक ऑपरेट कर सके। फिर दूसरे उसके बाद आए तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव, उसके ऊपर है Mi-17 जिसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं हमारे पास, और सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो 2 हेलीकॉप्टर जो हमारे पास हैं जो ज़्यादा लोड ले सकते हैं वो है Mi-26 जो रशिया से आया था, और चिनूक जो US से लिया है। चिनूक। अटैक हेलीकॉप्टर में देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के हैं, एक तो Mi-35 जो हमने रशिया से लिया था और इज़राइल के साथ अपग्रेड किया, और दूसरा जो हमारे पास लेटेस्ट है 2 अपाचे जो हमने US से ख़रीदा है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जो HAL ने बनाया है हमारे लिए। Got it. Apart from this, sir, this covers helicopter, attack helicopters, and we have interceptors, which is the MiG-21.
मिग 21 अगेन इज प्राइमरली इंटरसेप्टर, बट हमने एक जहाज जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी आत्मनिर्भरता को रिफ्लेक्ट करता है, तेजस। तेजस LCA Mark 1, उसकी हमने बात ही नहीं की अभी जी तक। जी जी। LCA Mark 1 और अब Mark 1A जो निकलने वाला है, ये भी एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज HAL ने, DRDO ने डेवलप की और उसको फ्यूज़ किया है और उसको बहुत ही पोटेंट एक वेपन प्लेटफॉर्म बनाया है। वी हैव सर सम ट्रेनर्स, वी हैव सम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड वी हैव टैंकर्स। ये हमारी ऑपरेशनल फ्लीट है एसेंशियली। टैंकर के साथ जो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, AEWNC जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास 3 AEWNC हैं जो कि एम्ब्रेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर DRDO द्वारा डेवलप्ड रेडार है, और AWACS हैं जो एक IL-76 रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इल्यूशन 76। इल्यूशन 76 के ऊपर इजराइल के साथ हमने वो रेडार डेवलप करके इंस्टॉल किया है, जिसको हम AWACS बोलते हैं। और टैंकर जो आपने कहा IL-78 जो हमारे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है, इन चीज़ों को सर, ये जो कैटेगरी है, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्यूलर्स, इनको फोर्स मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों बोलते हैं सर? फोर्स मल्टीप्लायर वो इसलिए हैं क्योंकि एक, लेट अस टेक अ केस कि एक जहाज़ Su-30 जी या मिग 29 या मिराज 2000 या रफाल, वो जहाज़ एक रोल के लिए एयरबॉर्न होता है, लेकिन उसके पास उसने वो रोल टास्क ख़त्म कर दिया, फिर भी वेपन बचे हैं उसके पास। लेकिन उसको अगर हम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर दें तो वो उतनी देर हवा में और उड़ सकेगा। तो जो 2 जहाज़ हम अगर ऊपर भेजना चाहते थे, उसकी जगह हमने ये जो 2 जहाज़ हवा में हैं ऑलरेडी उसको यूज़ किया, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ। ओके सर, एक UAV और एक ड्रोन में क्या फ़र्क होता है, और इज इट द सेम थिंग? ड्रोन और UAV बेसिकली पहले रिमोटली पायलटेड व्हीकल बोला जाता था, फिर हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोला, और उसकी कैटेगरीज जैसे जैसे बढ़ती गई हैं, बहुत कैटेगरी, अभी क्या माइक्रो नैनो ड्रोन्स से लेके आप ड्रोन स्वॉर्म्स की भी बात हो रही है सर। हाँ, ड्रोन स्वॉर्म्स स्वॉर्म्स भी हैं, ड्रोन स्वॉर्म्स भी हैं और इनकी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये UAVs बेसिकली जो बड़े अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे उनको UAVs बोला जाता था, और ड्रोन्स को स्मॉलर। बट आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है अनमैन्ड एरियल सिस्टम, क्योंकि अब उसमें इतनी वैरायटी बढ़ती जा रही है कि अब आप देखें, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन हो, या आजकल जो नया यूक्रेन वॉर में आ गया फर्स्ट पायलट व्यू, फर्स्ट पायलट ड्रोन, तो वो ड्रोन हो गया छोटा। और तो इस तरह से ये ड्रोन्स आर द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर एक्चुअली देखा जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम बात कर रहे थे सर अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ द ह्यूमन वर्सेस द मशीन, and now we are talking about completely technology taking over, and of course that is a question I already have, which I will ask: what will happen to the human behind the machine when technology takes over, because China already is implementing AI based dogfight capabilities. AI based dogfight capability का टेस्टिंग हुई है, लेकिन इसमें ना काफ़ी चीज़ें अभी भी डेवलपमेंट बहुत होना बाकी है। जैसे आप देखें तो एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जी सर, यूक्रेन के ऊपर, जहाँ पर जो हम बोलते हैं ना मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट, कि एक जहाज़ के साथ ड्रोन्स रहेंगे या UAVs रहेंगे, और उसको अमेरिकन्स बोलते हैं कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कोई बोलता है लॉयल विंगमैन, कोई बोलता है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। तो ये सब बेसिकली एक ही टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोनॉमी आएगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि कब वो ऑटोनॉमी फेल होती है और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है। तो जब तक ये टेक्नोलॉजीज मैच्योर नहीं हो जाती हैं तब तक इसमें बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैन इन द लूप प्राइमरी एंड मैन इन एन एरोप्लेन ये रहेगा। जो मैं अभी बात कर रहा था रिसेंट एग्जाम्पल की, रशिया का है लेटेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57,
और उनका लॉयल विंगमैन या स्टेल्थ यूएवी है S-70 और उसको बोलते हैं ओखोतनिक, दिस इज ऑब्वियसली अनमैन्ड। अनमैन्ड। तो ये उनकी टेस्टिंग चल रही थी और Su-57 ने एक एयर टू एयर मिसाइल से ओखोतनिक को शूट डाउन किया क्योंकि उसका कंट्रोल चला गया था। अपने खुद के कंपेनियन को। करेक्ट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये रीज़न था, अदरवाइज देयर शुड बी नो रीज़न फॉर यू टू शूट डाउन योर ओन यूएवी। राइट। सो ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी अभी भी इवोल्यूशन में है और इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फ्यूचर है ये। अनमैन्ड सिस्टम्स का फ्यूचर तो है ही है। और सर फ्यूचर की बात करते हैं तो एक और लेयर है विच आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस, और उसके बाद फिर से आई विल कम बैक टू इट। स्पेस। मैंने ये पढ़ा सर कि देयर वाज अ रिक्वेजिशन बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉर रीनेमिंग द इंडियन एयरफोर्स टू इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस एजेंसी। इंडियन एयरफोर्स हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड इंडियन एयरफोर्स। बीच बीच में खबरें आ रही थी कि इट शुड बी नेम्ड एज इंडियन एरोस्पेस फोर्स और इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, जैसे कि फ्रांस में है, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स लिखा है। राइट। लेकिन यूएस में है यूएस एयर फोर्स एंड यूएस स्पेस फोर्स। तो अब देखेंगे, अगर हम एयर एंड स्पेस इज इन द सेम कंटिन्यूम, तो जो आपका एयर और एटमॉस्फेयर देख रहा है उसी को एक्चुअली स्पेस भी देखना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है और लॉजिकल थिंकिंग होगी कि भाई इंडियन एयरफोर्स को स्पेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए एंड इट शुड बी कंट्रोलिंग द एयर एंड स्पेस। बट अभी आज की तारीख में हमारे पास है डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो कि एक एयर वाइस मार्शल हेड करते हैं, और वो डिफेंस स्पेस एजेंसी लॉजिकली अगर देखा जाए तो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था पहले जब डिफेंस स्पेस एजेंसी फॉर्म हुई थी कि वो एक स्पेस कमांड बनेगी। स्पेस कमांड बनेगी। एंड ऑल्सो सर सॉ समथिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड स्पेस फोर्स वी हैव, इंटीग्रेटेड स्पेस सेंटर। No, it is Integrated Air Command and Control System, IACCS. Okay. And that is a jointly collaborated, it is a defense space agency, according to my information. ये tri-service agency है, it draws from personnel from all the three services, operates space warfare, satellite intelligence assets also. Yes. तो all the military space tasks, जो भी military space tasks हैं, वो इस डिफेंस स्पेस एजेंसी का काम है। राइट। वो ये देखेंगे कि कौन सी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सा उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, इंडिया के फ्यूचर स्पेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड थिंग्स एंड सो ऑन। सर इट हैज़ बिन सो फार completely enlightening. I feel like I'm in some sort of a science fiction movie, एक insider perspective मिल रहा है, और मैं थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहा हूँ कि क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी, कितना कॉम्प्लेक्स है और क्या इसके पीछे चैलेंजेस हैं। पर सर रियलिस्टिक सिनेरियो, इन बैटल सिनेरियो, इन अ वॉर सिनेरियो, हमारे आसपास दो नेशंस हैं जो एक तो ओपनली हॉस्टाइल है और दूसरा टेसिटली हॉस्टाइल है। सपोज करिए अगर दो फ्रंट पे वॉर हो गई, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और एयर में ये हाउ विल द फॉलो आउट बी, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, हाउ विल इट ट्रांसपायर, विल वी बी एबल टू हैंडल बोथ साइमल्टेनियसली, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट, व्हाट डू वी नीड टू डू टू प्रिपेयर। जैसे जैसे समय निकला है सर, एयरफोर्स की पहले तो जो एयरफोर्स का काम यही है कि वो जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है, जैसे जैसे टाइम जाता है, वो अपने प्लान्स को रिव्यू करता रहे, जिससे कि आपने सुना भी होगा चीफ ने कहा था कि हमारे पास जो भी है हम उससे लड़ेंगे, सो वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। एंड आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि हमारे जो भारतीय वायुसेना है उसमें सभी इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आज की तारीख में हम कौन कौन सी थ्रेट है और उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये प्लान ऊपर से नीचे तक बनते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि अगर आप देखें कि एयर पावर, चाहे आप इज़राइल ईरान देख लें, गल्फ वॉर देख लें, रशिया यूक्रेन वॉर देख लें, या आज की तारीख में जिस तरह से हुतीज़ को टैकल कर रहा है यूएसए,
एयर पावर विल बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस. बालाकोट हम कैसे कर पाए? बिकॉज ऑफ एयर पावर. तो एयर पावर विल रिमेन सेंट्रल टू अ नेशंस रिक्वायरमेंट. एंड उस एयर पावर को कैसे यूज़ करना है वो एक्सपर्ट्स हैं एयर हेडक्वार्टर में, कमांड हेडक्वार्टर में, यूनिट्स में, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हम इसको कैसे करेंगे. और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी जब ईस्टर्न लद्दाख हुआ, हम कितनी रैपिडली हम डिप्लॉय कर पाए और कितनी रैपिडली हम रिस्पॉन्ड कर पाए. जो डिटरेंस चाइना ने देखा वो ये दिखाता है कि हम उनको हैंडल कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ ये भी मेरी कैविएट है कि टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन और नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. काफ़ी लोगों ने कहा भी है और सब ये मानते भी हैं कि क्वांटिटी हैज़ ए क्वालिटी ऑफ इट्स ओन. अग्रीड सर. आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू, आपने ही मेंशन करा था कि चाइना हैज़ मोर देन 3000 तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो चाइना का रेशियो 2.5:1 है हमारे अगेंस्ट. हाँ जी सर. और हमारा रेशियो अगेंस्ट पाकिस्तान इज 1.5:1. And if they were to combine, So yes, so as a nation, it is a fight which is a whole of a nation approach. कभी भी ये जो भी टू फ्रंट होगा तो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी साथ में ऐसे प्लान बनाएंगे कि हम जो हमारे देश की सॉवरेंटी है उसके ऊपर कोई आँच ना आने पाए. We may not be offensive to that extent that we want to capture, but we will be offensive to the extent that we will not let an inch of our soil go to our adversary. that's that brings me, inspires a lot of confidence, and I have no doubt with the type of people I have personally spoken to, including people like you, that we are in safe hands. एंड आई ओनली होप कि जो हमारे एस्पिरेशंस हैं और हमारे जो गोल्स हैं, हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, वी कैन मैच अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस इन नंबर्स एंड इन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ व्हाट वी वांट टू सी, लाइक द एमका दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप. We have to our research and development, जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट हैं और जो हमारी प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, इनको मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा अपने में, जिससे कि जो आज हम 31 स्क्वाड्रन हैं भारतीय वायुसेना में अगेंस्ट 42.5, हम उस गैप को कितनी जल्दी कम करते हैं. उसके लिए जो हमको करना है वो बेसिकली है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी जो LCA Mark 1 हैं उसको प्रोड्यूस कर सकें. जो 83 जहाज़ों का ऑर्डर HAL के पास है उसको कितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, जिससे कि जो 97 जहाज़ और एयरफोर्स ने सर बोले हैं, और गवर्नमेंट तभी क्लियर करेगी जब गवर्नमेंट को ये एक अश्योरेंस होगा कि भाई HAL इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी. दूसरा, कितनी जल्दी हम LCA Mark 2 को डेवलप करके उसको प्रोडक्शनाइज करते हैं. तीसरा, हम कैसे आमका को एक्सेलरेट करते हैं. आज की तारीख में चाइना के पास 300 J-20 हैं, हमारे पास एक भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है. 300. और जब हम 2035 की बात करें तो चाइना के पास कम से कम 1,500 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे. दैट इज, हमको चाइना से compete नहीं करना है, लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटी है एयर में, एयर एंड स्पेस, 3 जो मेजर डोमेन रहेंगी, एयर, साइबर और स्पेस, इन तीनों डोमेन में हम कैसे साथ में लड़ सकें. और जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं उसको हम कैसे एयर, सरफेस, मैरीटाइम, साइबर और स्पेस, इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकें, ये हमको सोचना पड़ेगा, ये कितनी जल्दी से जल्दी कर सकें. दूसरा, इंजन डेवलपमेंट, कितनी जल्दी हम इंजन अपना खुद का डेवलप कर सकें या कोलैबोरेट कर सकें दूसरे किसी भी नेशन के साथ या किसी एजेंसी या कंपनी के साथ, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपना खुद का 110 किलो न्यूटन इंजन जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस कर सकें. अगला, जो हम
प्राइवेट जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो कितनी जल्दी एक मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती है, जो आज वो दूसरे कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, डिज़ाइन इंपोर्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बढ़ा सकते हैं, वो कर सकें। और चौथा, जो हम रिसर्च और डेवलप कर रहे हैं उसको कितनी जल्दी प्रोडक्शन लाइन पे ले आएँ, वो ये फैक्टर्स हैं। अगर ये फैक्टर्स हम एकदम जिसको बोलते हैं एक्सेलरेट करेंगे, 5th गियर 6th गियर में जाएंगे, तभी हम किसी टाइमलाइन में ट्रूली ऑफेंसिव हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमको वी विल हैव टू मेक प्लान्स टू फाइट विद व्हाट वी हैव, बट चैलेंजेस आर देयर एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व हैं इस सारे गेम में, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये एरियाज हैं, इसको कैसे एक्सेलरेट किया जाए। So I cannot thank you enough for this conversation. It was mind blowing. I can sit here for another 2 hours and just talk about this stuff. But thank you so much. Like I said in the beginning, I mean, we both may share the same name, but there is only one hero in the room, and that is you. Thank you. It is everybody is a hero in this country, because Not if this like you, country though. has to. I haven't pulled 7 Gs. 7 Gs is not is very very important in air combat, but equally important is how the technology in this nation progresses and how quickly we take decisions to make things happen. And that will be the true measure of how quickly we can say that we have made up the deficit, Yeah. and we are now on path to being truly a regional and a global power. superpower. Yes. Thank you so much, sir. Thank you very much. It's Ravi. an honor. Thank you. It was a pleasure being here. It's always a pleasure to sit with you and chat on these interesting topics. The pleasure is mine, sir. Thank you.